क्वालिटेटिव रिसर्च मेथड इसे कहते हैं जिसमें क्वालिटी ऑफ अ टॉपिक दी जाए। क्वालिटी यानी कि एक्सप्लेन किया जाए इन डेप्थ, डिटेल्स में किसी चीज़ के बारे में बताया जाए। इसमें ओपन एंडेड क्वेश्चंस होते हैं, यानी ऐसे क्वेश्चंस जिनमें लंबी लंबी एक्सप्लेनेशंस या लंबी स्टेटमेंट्स दी जा सकती हैं। सिर्फ यस और नो या वन वर्ड आंसर क्वेश्चंस नहीं होते। इसके साथ साथ क्वालिटेटिव रिसर्च हमें डिटेल में किसी भी टॉपिक के बारे में बताती है और इसमें डायरेक्ट इन्वेस्टिगेशन होती है अपने सब्जेक्ट से, यानी हम किसी बंदे के बारे में, किसी भी चीज़ के बारे में क्वालिटेटिव रिसर्च करना चाह रहे हैं तो हम अपने सब्जेक्ट से डायरेक्ट डिटेल्स ले सकते हैं उसके पर्सनल एक्सपीरियंसेस के बारे में। और साथ ही साथ क्वालिटेटिव रिसर्च हमें ये बताती है कि जिस टॉपिक के बारे में हम बात कर रहे हैं उसमें क्या चीज़ क्यों है, तो इसका बेसिक फोकस क्यों पे होता है और ये ओपन एंडेड क्वेश्चंस इंक्लूड करती है। क्वालिटेटिव रिसर्च वर्सेस क्वांटिटेटिव रिसर्च। अब रिसर्च मेथड्स की दो टाइप्स होती हैं, क्वालिटेटिव रिसर्च और क्वांटिटेटिव रिसर्च। तो जो क्वालिटेटिव रिसर्च होती है ये इन डेप्थ डिटेल्स देती है, यानी कि बहुत ज़्यादा डिटेल्स देती है ह्यूमन एक्सपीरियंसेस के बारे में और ओपन एंडेड क्वेश्चंस होते हैं। जबकि क्वांटिटेटिव रिसर्च जो है ये एग्जैक्ट आंसर्स देती है, डेटा देती है, स्टैटिस्टिकल डेटा यानी फिगर्स में देती है। मिसाल के तौर पे 100 में से कितने लोगों को इंसोम्निया है? 10 लोगों को। इट्स अ क्वांटिटेटिव रिसर्च, क्वांटिटी दे रही है। लेकिन इंसोम्निया क्यों है इसका जवाब क्वालिटेटिव रिसर्च देगी। क्वालिटेटिव रिसर्च में इंटरव्यूज वगैरह आ जाते हैं, जबकि क्वांटिटेटिव रिसर्च में सर्वेज आते हैं। सर्वेज में जैसे आपके घर में कितने बंदे हैं? 2। तो ये क्वांटिटी दे रही है, एग्जैक्ट फिगर दे रही है जो स्टैटिस्टिकल डेटा से हम एग्जामिन कर सकते हैं। क्वालिटेटिव रिसर्च मेथड्स को अगर हम डिटेल में देखें तो इसमें 4 किस्म के रिसर्च मेथड्स आते हैं: केस स्टडीज, इंटरव्यूज, एथनोग्राफी एंड फोकस ग्रुप्स। केस स्टडीज क्या होते हैं? केस स्टडीज पर्टिकुलरली किसी एक सिंगल केस को लेकर डिटेल में देखना, उससे उसके बारे में डिटेल्ड इन्वेस्टिगेशन करना है। अब ऐसा किन केसेस में होता है? तब जब या तो आपके पास लार्ज नंबर ऑफ सैंपल पॉसिबल ना हो। मिसाल के तौर पे आप कैंसर के पेशेंट्स को देख रहे हो तो आप 100 पेशेंट्स कैंसर के कहीं से भी नहीं ला सकते एक इलाके में। अगर ले भी आए तो ये कॉस्टली होगा, टाइम कंज्यूमिंग होगा। इसलिए किसी एक कैंसर पेशेंट को पकड़ के या एक कैंसर पेशेंट को लेके आप उससे पूछ सकते हैं आप कैसा फील करते हैं, आपको कौन कौन सी मेंटल और साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स होती हैं, और उनका सोल्यूशन देख सकते हैं, उन्हें किस किस्म की थेरेपीज देनी है, आप रिसर्च पूरी अपनी कर सकते हैं। तो ये ऐसे रेयर केसेस में यूज होती है कि ऐसे केसेस में यूज होती है जो रेयरली इन्वायरमेंट में अकर करते हो, जैसे कि कैंसर हर बंदे को नहीं होता, कैंसर वाले पेशेंट्स हमें आसानी से नहीं मिल सकते। केसेस यूज्ड फॉर केस स्टडी। अब हम ये देखेंगे कि किस किस्म के केसेस में हम केस स्टडी रिसर्च करते हैं। सबसे पहले तो ऐसे केसेस जिन्हें कोई सिंड्रोम हो, कोई कंडीशन हो या कोई फिनोमिनिकल डिजीज हो, यानी कि कैंसर होता है, कैंसर से क्या होता है, आपको मेंटल इफेक्ट्स भी बहुत ज्यादा होते हैं। या फिर आप देख लें पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर। इस डिसऑर्डर में क्या होता है? सबसे पहले तो आपको अगर कोई एक्सीडेंट हुआ है तो फिजिकल डिसेबिलिटी हो सकती है। अब उस फिजिकल डिसेबिलिटी की वजह से आपको मेंटल स्ट्रेस हो सकता है। तो ये इस किस्म के जो फिनोमिनाज होते हैं या फिनोमिना वाले डिसऑर्डर्स होते हैं, यानी कि स्टेप वाइज डिसऑर्डर्स होते हैं जिनमें फिजिकल, मेंटल, इस किस्म की तमाम चीज़ें होती हैं। ऐसे केसेस को केस स्टडी के लिए यूज़ किया जाता है। या फिर वो केसेस जो बहुत ज़्यादा रेयर हो। अगर कोई डिसऑर्डर है जिसके केसेस आसानी से नहीं मिल रहे हमें अपने आसपास के एनवायरनमेंट में, तो उसका कोई एक केस हमारे पास आ जाए तो हम उस पर केस स्टडी रिसर्च कर सकते हैं, उसी को इन डेप्थ और इन डिटेल एक्सप्लोर करने की कोशिश करेंगे। इसके साथ साथ ऐसे केसेस जो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग हो। अगर कोई रिसर्चर किसी ऐसे टॉपिक पे रिसर्च करना चाह रहा है जो उसे बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगता है, तो ऐसे टॉपिक पे उस रिसर्चर को केस के मिलने की देर होती है। वो केस स्टडी मेथड को अप्लाई करता है ताकि जितना वो चाहता है या जितना यूजफुल डेटा उसे गेन करना है वो उसे मिल सके। इंटरव्यूज। अब इंटरव्यूज क्या होते हैं? इंटरव्यूज हो सकते हैं दोनों, क्वालिटेटिव भी और क्वांटिटेटिव भी। अब जो क्वालिटी वाले इंटरव्यूज होंगे उनमें डिटेल्ड क्वेश्चंस होंगे। आपको इंसोम्निया क्यों है? आपको नींद क्यों नहीं आती? आपको ट्रॉमा क्यों है? आप ऐसा क्यों करते हैं? आपकी मतलब क्यों का जवाब मिलेगा। जबकि क्वांटिटेटिव इंटरव्यूज ऐसे होते हैं, आपको रात को नींद आती है कि नहीं, यस और नो में आंसर करें। तो इंटरव्यूज दोनों किस्म के हो सकते हैं, क्वालिटेटिव भी और क्वांटिटेटिव भी।
ओपन एंडेड क्वेश्चंस भी किए जा सकते हैं और क्लोज एंडेड भी। लेकिन यहाँ पे हम क्वालिटेटिव इंटरव्यूज देख रहे हैं। तो क्वालिटेटिव इंटरव्यूज में क्या होता है, इन डेप्थ डिटेल्स लेते हो आप सामने वाले की, आप उससे हर पॉसिबल क्वेश्चन करते हो जो आपकी रिसर्च के लिए यूजफुल हो। इसलिए ज़रूरी है कि आप सामने वाले का कंसेंट हासिल करो, उसकी विलिंगनेस जानो कि आपका सब्जेक्ट आपको पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ डेटा देने के लिए तैयार है कि नहीं। इसके साथ साथ एक यूजफुल इंटरव्यू डिपेंड करता है उस इंटरव्यू करने वाले के स्किल्स और ट्रेनिंग पे। यानी कि अगर मिसाल के तौर पे कोई ऐसा डिसऑर्डर है जो एनवायरनमेंट में बहुत ही रेयर पाया जाता है और हमारे पूरे मुल्क में एक ही केस पाया जाता है, तो अगर हमें उस बंदे से इंटरव्यू लेने का फ़ायदा मिल गया है या मौका मिल गया है, तो ये हमारे स्किल्स पे डिपेंड करता है कि हम उससे कितना फ़ायदा उठा सकते हैं। इसलिए इंटरव्यूअर के स्किल्स और ट्रेनिंग बहुत परफेक्ट होनी चाहिए, उसे कॉम्पिटेंट होना चाहिए अपनी फील्ड में और उसे नॉलेज होना चाहिए। मिसाल के तौर पे अगर हम किसी डोमेस्टिक वायलेंस की शिकार औरत से इंटरव्यू कर रहे हैं और हमारी रिसर्च से ये रिलेटेड है, हमने इसी से कंक्लूजन्स लेने हैं या रिजल्ट जनरलाइज्ड रिजल्ट निकालना है, तो इस किस्म के इंटरव्यू में सामने वाले की सबसे पहले तो कंसेंट हासिल करना बहुत ज़रूरी है। इसके साथ साथ ये हमारी स्किल्स पे डिपेंड करता है कि हम कैसे अपने स्किल्स को यूज़ कर सकते हैं कि हम जितना हो सके उतनी डिटेल्स ले सकें और सच बुलवा सकें। पर्पज ऑफ कंडक्टिंग इंटरव्यूज, अब इंटरव्यूज किए क्यों जाते हैं या ये मेथड रिसर्च में क्यों यूज किया जाता है। सबसे पहले तो ये ओरल हिस्ट्रीज लेने में बहुत हेल्प करता है, यानी कोई भी बंदा अपने पास्ट के बारे में या अपनी पर्टिकुलर कंडीशन के बारे में डिटेल बताता है और अपनी ही एक्सपीरियंसेस बहुत ज़्यादा अच्छे तरीके से बता सकता है। इसके साथ साथ ये नैरो इश्यूज को एक्सप्लोर करने में और इन्वेस्टिगेट करने में बहुत मदद करता है। जैसे कि हमने बताया कि डोमेस्टिक वायलेंस की क्या क्या वजह हैं। अब ये एक अगर हम किसी औरत से इस बारे में इंटरव्यू कर रहे हैं तो ये एक बहुत ही पर्सनल इशू है, तो ये इन्वेस्टिगेट करने में हेल्प करेगा कि हाँ जी हमारे मुआशरे में डोमेस्टिक वायलेंस हो क्यों रही है। इस किस्म के नैरो इश्यूज पे या फिर कॉम्प्लिकेटेड इश्यूज पे इंटरव्यूज किए जा सकते हैं। इसके साथ साथ इन डेप्थ इंटरव्यूज जो होते हैं वो केस स्टडीज के लिए इस्तेमाल किए जा सकते हैं। यानी कि अगर आप किसी कैंसर पेशेंट की केस स्टडी कर रहे हो तो केस स्टडी क्या है, बहुत ही डिटेल्ड स्टडी है ना। अब अगर आप उसका स्टार्टिंग इंटरव्यू ले रहे हो तो आपका इंटरव्यू आपको उस केस स्टडी में मजीद हेल्प करेगा। इंटरव्यूज इन जेंडर इश्यूज, अब अगर हम किसी जेंडर इशू पे इंटरव्यू कर रहे हैं किसी इंसान से, तो हमें कुछ पॉइंट्स का ख्याल रखना बहुत ज़रूरी है। सबसे पहले तो ये कि सेंसिटिव इश्यूज का बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है। मिसाल के तौर पे अगर हम किसी की जेंडर के बारे में या जेंडर आइडेंटिटी के बारे में बात कर रहे हैं, लाइक ट्रांसजेंडर, सिसजेंडर या एनीथिंग एल्स, तो ये ज़रूरी है कि हम अपने अल्फाज का चुनाव बहुत ख्याल से करें। इसके साथ साथ प्राइवेसी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और हमारी टॉप प्रायोरिटी होनी चाहिए। यानी कि अगर हम किसी शेल्टर होम में किसी के डोमेस्टिक वायलेंस वाली लेडी से इंटरव्यू कंडक्ट करने जा रहे हैं, तो ज़रूरी है कि हम उनके रूममेट से अलग में उनसे प्रॉब्लम पूछें। उनकी प्राइवेसी का ख्याल रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। फिर वही आ जाता है कि ट्राई इंटरव्यूइंग इन प्राइवेट, हमें कोशिश करनी चाहिए कि अगर हम किसी ऐसे इशू पे बात कर रहे हैं जो कि सेंसिटिव है, तो हमें प्राइवेटली उस इंसान से इंटरव्यू कंडक्ट करना चाहिए और उस इंसान की प्राइवेसी का ख्याल करना चाहिए और सुइटेबल टाइम देखना चाहिए जो टाइम उस इंसान के लिए परफेक्ट है। ऐसा नहीं कि वो इंसान ट्रॉमा से गुजर रहा है और हम उससे इन डेप्थ डिटेल में इंटरव्यू करने शुरू हो गए, और ना ही ऐसा है कि हम उसकी परमिशन के बगैर उसके इंटरव्यू की डिटेल्स किसी और से शेयर करें। एथनोग्राफी, एथनो अच्छा लफ्ज़ कल्चर को रिप्रेजेंट करता है। एथनोग्राफी रिसर्च मेथड एक ऐसा रिसर्च मेथड है जिसमें हम किसी भी इंसान की या किसी भी जो हमारा केस है जिसके बारे में हम रिसर्च करना चाह रहे हैं या सैंपल है जिसके बारे में हम रिसर्च करना चाह रहे हैं, तो हम सोशल रिलेशंस के पॉइंट ऑफ व्यू से या सोशल रिलेशंस के अकॉर्डिंग या सोशल कंटेक्स्ट के अकॉर्डिंग दुनिया को देखने की कोशिश करेंगे। इसमें क्या होता है कि रिसर्च जो करने वाले होते हैं यानी कि रिसर्चर्स जिस इन्वायरमेंट पे रिसर्च कर रहे होते हैं उसका हिस्सा बनने की कोशिश करते हैं। ये एक नेचुरलिस्टिक ऑब्जर्वेशन है जो कि बिहेवियर्स को ऑब्जर्व करने के लिए की जाती है, यानी कि सोशल सेटिंग्स में लोग किस तरीके से परफॉर्म कर रहे हैं या लोग किस नज़रिए से दुनिया को देखते हैं। लेकिन इसमें हमें कुछ बातों का ख्याल रखने की ज़रूरत है कि ऐसा नहीं है कि हम अपने सब्जेक्ट्स पे रिसर्च करते करते उनके बिलीफ से इतने ज़्यादा इम्प्रेस हो जाएं कि हम भी उन्हें फॉलो करने लग जाएं या फिर हमारा बिहेवियर भी उनके बिहेवियर के अकॉर्डिंग चेंज होने लग जाए, और हमें इमोशनल बिल्कुल भी नहीं होना। हमने सिर्फ और सिर्फ इसमें हम
कल्चर की मदद से और सोसाइटी या सोशल रिलेशनशिप्स की मदद से दुनिया को देखने की कोशिश करते हैं। मिसाल के तौर पे अगर हम ये देखना चाहते हैं कि यंग स्टूडेंट्स में जेंडर डिफरेंसेस कितने हैं, तो यूनिवर्सिटी स्टूडेंट बन जाएंगे हम रिसर्च करने के लिए। तो ऐसा नहीं है कि हम यूनिवर्सिटी स्टूडेंट के तौर पे जब अपनी रिसर्च कंडक्ट कर रहे हैं, या यूनिवर्सिटी में हमने अगर रिसर्च करने के लिए एडमिशन ले लिया है, तो मैं ऐसा करूँ कि मैं इमोशनल हो जाऊँ और जो है वही सब करने लग जाऊँ जो वो स्टूडेंट्स कर रहे हैं। मुझे अपने टॉपिक की या अपनी रिसर्च का जो है मेन पर्सपेक्टिव उस पे फोकस करने की ज़रूरत है। फोकस ग्रुप रिसर्च मेथड एक ऐसा रिसर्च मेथड होता है जिसमें ग्रुप फॉर्म में इंटरव्यूज किए जाते हैं, यानी कि कैंसर के 10-12 पेशेंट्स को ग्रुप फॉर्म में हमने बुला लिया और उनसे पूछा कि आपको क्या क्या प्रॉब्लम्स होती हैं, मेंटल प्रॉब्लम्स होती हैं, जैसे कि आप स्ट्रेस फील करते हो जब आपकी कीमोथेरेपी होती है, तो उससे आप कैसे कोप अप करते हो, ताकि एक इंसान से, एक पार्टिसिपेंट से दूसरे पार्टिसिपेंट को हेल्प मिल सके। और रिसर्चर को इससे क्या फ़ायदा होता है, उसे डिफरेंट पार्टिसिपेंट्स के ओपिनियंस मिलते हैं डिफरेंट बातों पे, और उनकी प्रेफरेंसेस, लाइक्स और डिसलाइक्स के बारे में पता होता है। और ऐसा तब किया जाता है जब आपको डेटा लार्ज अमाउंट में कलेक्ट करना हो।